देखिए, जो आपका जीके वाला पोर्शन होता है उसके अंदर एक पोर्शन आता है जनरल साइंस का, जीएस का पोर्शन आता है, जिसके अंदर आपकी 3 ब्रांच होती है। एक आती है आपकी बायोलॉजी की, जिसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। एक आती है आपकी फिजिक्स की, एक आती है आपकी केमिस्ट्री की। साइंस के अंदर आपकी 3 ब्रांच है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। अगर हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को टीच करूँगी, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है इसके अंदर हमें एक बार सिलेबस पता होना चाहिए, टॉपिक पता होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक आते हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, उस अकॉर्डिंग हमको ये पढ़ना है। देखो, पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है बायोलॉजी। बायो मतलब होता है जीवित प्राणी, बायो मतलब होता है जीवित प्राणी। लिविंग स्पीसीज आती है इसके अंदर। लिविंग स्पीसीज के बारे में जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं साइंस की, उसी ब्रांच को हम लोग बायोलॉजी कह देते हैं। बायो मतलब लिविंग स्पीसीज, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि आपकी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग किसी भी लिविंग स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को बायोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 बात निकल के आती है कि लिविंग स्पीसीज तो आपके एनिमल्स भी होते हैं और लिविंग स्पीसीज आपके प्लांट्स भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। जो आपके जंतु है, जंतु भी लिविंग स्पीसीज में आते हैं, और जो पादप है, पौधे हैं, वो भी लिविंग स्पीसीज में आते हैं। तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जूलॉजी, और जिसके अंदर हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बॉटनी। इसको कहा जाता है पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी कह देते हैं, और इसको कहा जाता है जंतु विज्ञान। यहाँ तक में समझ आई थोड़ी बहुत बात? साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर लिविंग स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे वो बायोलॉजी होगी। बायोलॉजी के अंदर भी 2 ब्रांच आ जाती है, जिसके अंदर एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं या को हम खुद के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जूलॉजी आ जाएगा, और जिसके अंदर हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, वो आ जाता है आपका बॉटनी, ठीक है। अब बॉटनी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज तो नहीं लेनी, बट जो ओवरव्यू होता है किसी भी चीज़ का, उसको हमें सारा पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, या इसको हम लोग कह देंगे वर्गीकरण। अब वर्गीकरण किस चीज़ से पढ़ा जाता है? क्लासिफिकेशन यहाँ पर होता है आपके प्लांट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ऐसे बता रखा है जैसे कि कोई पौधा है, वो सिर्फ प्लांट्स जो है वो छोटे छोटे, वो सिर्फ पानी में रह सकता है, पानी में ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर आप उसको ज़मीन पर लेकर आओगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्पीसीज़ को चलो हमने नाम दे दिया थैलोफाइटा, ठीक। जो ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी पर भी रह सकता है, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो रिप्रोडक्शन तो सिर्फ पानी में कर सकते हैं बट जीवित वो लैंड पर भी रह सकते हैं, चलो इनको ब्रायोफाइटा दे दिया। तो कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर आपकी स्पेसिफिक उनकी क्वालिटीज़ बता दी। अगर किसी पौधे के अंदर वो क्वालिटीज़ पाई जाती है तो वो इस क्लास में रख दो, वो इस क्लास में रख दो। तो टोटल यहाँ पर आपके 5 फाइलम होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 के अंदर हम लोग सारे प्लांट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, और जो सबसे डेवलप्ड प्लांट होते हैं, सबसे विकसित पौधे होते हैं, वो आते हैं आपके एंजियोस्पर्म के अंदर। जो आप बड़े बड़े पेड़ पौधे देखते हो जिसमें पत्ती भी होती है, स्टेम भी होता है, आपका फ्रूट भी होता है, आपके फ्लावर भी होते हैं, सारी चीज़ जिसमें पाई जाती है एक तरीके से, उन प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो उसके बाद हमें उन्हीं एंजियोस्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो भी हमारे पौधे हैं, पौधों के भाग पढ़ने हैं, पौधों के भाग पढ़ने हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले रूट उठा ली, रूट कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या रूट का काम होता है और कौन से रूट का क्या एग्जाम्पल है, इस तरीके से। फिर हमने स्टेम उठा लिया, स्टेम कैसा होता है, स्टेम के टाइप्स कितने होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, वो देख लिया। उसके बाद लीफ उठा ली, उसके बाद फ्रूट, फ्लावर, ऐसे कर करके किसी भी प्लांट के हर एक पार्ट के बारे में हमें सारी जानकारी पता करनी है, ठीक। जैसे ही हम डिफरेंट पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आते हैं आपके प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स आते हैं। आपने हार्मोन्स का नाम सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर सुना होगा, या सुना है इनके अंदर भी?
जैसे कि आपके शरीर के डेवलपमेंट के लिए, आपके शरीर की ग्रोथ के लिए डिफरेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी अगर हाइट बढ़ानी है तो अलग हार्मोन आ जाएगा, मस्कुलर बॉडी बनानी है अलग हार्मोन आ जाएगा। टाइम पर एज के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके शरीर को डेवलप करने में मदद करते हैं। ठीक वैसे ही कुछ हार्मोन होते हैं जो प्लांट के अंदर रिलीज होते हैं, जो प्लांट्स को बिल्डअप करने में या प्लांट्स को विकसित करने में, डेवलप करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये 6-7 हार्मोन होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, किस चीज़ में वो प्लांट की हेल्प करते हैं, वो भी हमें देखना है। जैसे कि आपने सुना हो कि जो फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ पर पकते हैं या आर्टिफिशियल ही सिर्फ पकाए जा सकते हैं, पेड़ पर भी पकते हैं, तो उनको पकाने के लिए भी कोई हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए भी हार्मोन रिलीज होता है, हाँ, और उनकी हाइट को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए भी, ऐसा भी नहीं कि हाइट बढ़ रही है तो बढ़ती जाए, बहुत लंबा हो जाए, उसको रोकने के लिए भी उसके अपोजिट भी एक हार्मोन काम करता है। तो जो डिफरेंट हार्मोन्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे और उसके फंक्शंस भी याद करेंगे। देन इसके बाद आता है आपके पिगमेंट्स। पिगमेंट्स होते हैं वर्णक जो किसी चीज़ को कोई स्पेशल चीज़ प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने क्लोरोफिल का नाम सुना है। जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो हरा रंग प्रोवाइड किया जाता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरोफिल के द्वारा ही। तो क्लोरोफिल क्या हो गया? ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट होता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा जो करेला है कड़वा होता है, कड़वा होता है ना। क्यों होता है कड़वा? बस होता है क्योंकि उसके अंदर भी एक मोमोर्डिका नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो उसको कड़वा बनाता है। वैसे ही यहाँ पर हमें 20 से 25 पिगमेंट पढ़ने हैं। ये इसमें टोटली रट्टाफिकेशन है, साफ बोल रही हूँ मैं तो, सीधा रटना है। करेला कड़वा क्यों है? इस पिगमेंट की वजह से। गाजर ऑरेंज क्यों होती है? गाजर रेड क्यों होती है? गाजर ब्लैक क्यों होती है? तीनों प्रकार की गाजर होती है, वो किस, ब्लैक भी होती है, किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? इसके अलग अलग पिगमेंट होते हैं। वैसे ही जैसे कि आपने देखा हो कई बार खीरा भी कड़वा निकल जाता है, वो किस वजह से? जैसे कि आलू होता है, आलू में कई बार ग्रीन सा आपको देखने को मिलता है, छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं, उसमें से मतलब उगने लग जाता है वो किस वजह से होता है? तो हर एक चीज़ का अपना पिगमेंट होता है। बट एनसीईआरटी के बेस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है 20 से 25 पिगमेंट है, सीधा रटना है और कुछ नहीं। ठीक है। अब बॉटनी के अंदर आपको मेनली इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में फोकस करना है। बाकी प्लांट की डिसीज़ भी आ जाती है बट वो हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि डिसीज़ चाहे एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, उसको हमें लास्ट में ही कवर करना है। अब इधर हम बात अगर करते हैं जूलॉजी की, तो जूलॉजी के अंदर मैं सबसे पहले एक चैप्टर लिखती हूँ विटामिन। सभी ने सुना होगा विटामिन को, तो ये पहली बार सुन रहे हो? पहले सुना तो है। अब विटामिन से क्वेश्चन आपके किस प्रकार के बनते हैं? या तो उनका साइंटिफिक नेम पूछ लेगा कि चलो भाई एक काम करो विटामिन सी का नाम बता दो क्या होता है, या फिर ये पूछ लेगा गाजर के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है, या पूछ लेगा ई विटामिन किसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सोर्सेज पूछ लेगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपके अंदर अगर किसी विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी। जैसे मैं बात करती हूँ नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना है? रतौंधी, जिसको रात के टाइम दिखाई नहीं देता, वो किसकी कमी से होता है? ए से। तो आपको इन डेफिशिएंसी डिसीज़ का भी नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करना बंद करो, अभी समझ लो। उसके बाद हम लोग अपनी ह्यूमन एनाटॉमी पर पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जूलॉजी लिखा है, मैंने बताया जहाँ पर एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ हाथी, भैंस, कुत्ते के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंसानों के बारे में ही पढ़ेंगे। हम भी तो एक एनिमल ही है। अब एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है बायोलॉजी में, वो आपके बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती है, एक बेसिक जानकारी आपको हर पार्ट की होनी चाहिए। जैसे कि मैं किडनी की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी कैसे दिखती है, कितने ग्राम की होती है, कैसे शेप होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, किडनी का क्या काम होता है। यही 3-4 चीज़ें जानो, खत्म बात। ऐसे ही आपका हार्ट है, हृदय है, हृदय के कितने पार्ट होते हैं, क्या काम होता है, क्या क्या करता है, कहाँ से किस ब्लड को कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचाता है, इतना जान लो। वैसे ही आपके फेफड़े हैं, लंग्स है, लंग्स कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो मेनली आपको ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर किस चीज़ पे फोकस करना है? उनके फंक्शंस पर फोकस करना है कि किस चीज़ का क्या काम है और कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है।
तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे छोटे यूनिट से पढ़ना शुरू करते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर बनी है तो सीधी सी बात है किसी न किसी छोटे पार्टिकल से बनी होगी ना, तो वैसे ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते उसको कहा जाता है सेल। क्या कहते हैं उसको? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका आपके शरीर की वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते और जिससे मिलकर के हमारा पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि ये थी आपकी सेल, मैंने कई सारी सेल को आपस में ग्रुप कर दिया, कई सारी सेल आपस में ग्रुप बना लिया, तो जब ये ग्रुप बना लेती है इसको कहा जाता है टिश्यू, इसको कहते हैं ऊतक। ठीक, और जब कई सारे टिश्यूज आपस में ग्रुप बना लेते हैं इसको कहा जाता है ऑर्गन, इसको कहते हैं अंग। जैसे कि आपका लीवर हो गया, जैसे कि आपके लंग्स हो गए, जैसे कि आपकी किडनी हो गई, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, तो जो ये वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जब कई सारे अंगों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। जब कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाकर तैयार कर लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, सुना होगा। अब नर्वस सिस्टम में सिर्फ दिमाग थोड़ा ना आता है, नर्वस सिस्टम में आपका दिमाग भी आता है, पीछे की साइड एक फाइबर निकला होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, वो भी आती है, और आपके पूरे शरीर को दिमाग से कनेक्ट करने वाला एक तंत्र होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी इसी के अंदर आता है। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के ये 3-4 पार्ट आ गए एक सिस्टम के अंदर, 3-4 ऑर्गन आ गए एक सिस्टम के अंदर। अब हमें फिर स्टडी करने हैं ये ऑर्गन सिस्टम, और जब सारे ऑर्गन सिस्टम को आप बॉडी के अंदर एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दोगे तो पूरे का पूरा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी, आपकी संरचना बनकर तैयार हो जाएगी। अब जो सिस्टम हमें पढ़ने हैं ऊपर से लेके नीचे तक एक एक करके सारे पढ़ते चलने हैं। सबसे पहले कौन सा सिस्टम फिट हो रखा है यहाँ पर? ब्रेन। और ब्रेन किसके अंदर आता है? नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम के अंदर कौन सा पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको नोज दिखाई दे रही होगी, किसमें काम करती है? सांस लेने में। तो यहाँ पर आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है जिसको हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे तो मुंह दिखाई दे रहा होगा जो हर टाइम चलता है। क्या करते हैं? यहाँ से खाना खाते हो, और खाना खाओगे तभी तो वो पचेगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो हृदय दिखाई देगा। अब जो गला वगैरह है ये तो रेस्पिरेशन में ही आ गया, तो ये पाइप आएगा, ये भी रेस्पिरेशन में ही आ गया। नीचे पहुँचोगे तो स्टमक आएगा, लीवर आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ गई? डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गई। उससे पहले यहाँ पर हार्ट भी आता है। जो आपका हार्ट है वो किसके अंदर आ जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है, परिसंचरण तंत्र के अंदर आ जाता है। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम लोग 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं। इसी के अंदर हम लोग आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम लोग वीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो आपकी शिरा होती है उसके बारे में देखते हैं, धमनी होती है उसके बारे में देखते हैं, हृदय को कंप्लीट पढ़ते हैं कि कैसा होता है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर पाई जाती है और इसका काम क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ब्लड ग्रुप को भी पढ़ते हैं और ब्लड को भी पढ़ते हैं, क्योंकि सर्कुलेट हो किसका रहा है? घुमा किसको रहे हैं? चारों तरफ ब्लड को घुमा रहे हैं। तो ब्लड के बारे में पढ़ना होता है कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि आपने सुना हो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, ये सब क्या है और इनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका एक चैप्टर आता है जो है स्केलेटल सिस्टम। नाम सुना है? देखा हो कहीं स्कूल में, कॉलेज में कंकाल लटका हुआ देखा होगा। तो जो आपकी हड्डियां होती है, जो अस्थियां होती हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अरेंज है, उन सभी हड्डियों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो कौन सा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा? स्केलेटल सिस्टम। किडनी का नाम सुना है? क्या करती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो आ गया, करती क्या है काम? फिल्ट्रेशन करते हैं कि प्यूरिफिकेशन करती है? प्यूरिफिकेशन। किस चीज का? देखो कुछ भी हो, चाहे फिल्ट्रेशन हो चाहे प्यूरिफिकेशन हो, ये बात तो तय है कि होगा तो रक्त का ही। अब बॉडी के अंदर क्या है? खून ही है, जिसका यहाँ पर या तो फिल्टर कर लो या फिर प्यूरिफाई कर लो। अब ये भी बता, सॉरी,
फिल्टर बता दो किसके द्वारा किया जाता है, और प्यूरिफाई बता दो किसके द्वारा किया जाता है। आपके सामने 3 चीजें मैं लिख रही हूँ। लंग्स का नाम सुना होगा आपने, फेफड़े, सेकंड आपने सुना होगा हार्ट, हृदय, और एक आपने सुना होगा किडनी, वृक्क। बताओ। फिल्टर किडनी करती है, मतलब किडनी का आपने साफ बता दिया कि ये फिल्टर करती है। इसके अंदर छलनी लगी होती है, ब्लड आएगा, छान देगी, जो भी इम्प्योर मटेरियल होगा यूरिया की फॉर्म में बॉडी से यूरिन के माध्यम से बाहर कर देगी। बिल्कुल सही। अब ये भी बता दो प्यूरिफाई कौन करता है। प्यूरिफिकेशन मतलब होता है शुद्ध कर देना, और शुद्ध करेंगे कैसे, CO2 निकाल देंगे, O2 उसमें ऐड कर देंगे, यही तो होता है प्यूरिफिकेशन। अब हृदय के पास ऑक्सीजन कहाँ से आई? जो प्यूरिफिकेशन होता है वो किया जाता है लंग्स के द्वारा। अब फेफड़े क्या करते हैं, सांस लिया, सांस लेने के बाद अंदर हवा गई, फेफड़ों में जाकर क्या हो जाती है, वो प्यूरिफाई हो जाती है हवा। हवा में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अंदर रह जाती है, बाकी गैसेस क्या हो जाती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ पर है बॉडी में, लंग्स में। और जब ब्लड आपके लंग्स के पास पहुँचता है तभी तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, या हार्ट पहले ऑक्सीजन लेकर आएगा, पहले ब्लड लेकर आएगा, दोनों को मिक्स करके भेजेगा। हार्ट का आपके प्यूरिफिकेशन में कोई भी मतलब नहीं होता है, बट ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है कि हार्ट तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हार्ट कुछ नहीं करता, सिर्फ ब्लड को पंप करता है। जो भी उसके पास ब्लड आता है उसको पंप करने का काम करता है, ताकि वो पूरे शरीर के अंदर प्रेशर के साथ जा सके। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाती हो। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको भेजता है लंग्स के पास में कि जाओ ऑक्सीजनेटेड होकर आओ, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके हाफ पार्ट में आ जाता है हार्ट के। आपका जो हार्ट है वो 2 हिस्सों में बटा है, लेफ्ट और राइट। इस साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसे जाएगा आपके लंग्स में, प्योरीफाई होगा, फिर वापस से इस वाले पार्ट में आ जाएगा। फिर लेफ्ट वाले पार्ट से जो लास्ट में यहाँ पर कॉर्नर में एक ओर्टा नाम की धमनी लगी होती है, आर्टरी लगी होती है, उसके द्वारा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता है। ये आपका सर्कुलेशन में हेल्प करता है, नो डाउट, पर ये कभी भी प्योरीफाई नहीं करता ब्लड को। हाँ, इतना जरूर है कि हार्ट के एक पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक में ऑक्सीजनेटेड। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरा डायग्राम से समझेंगे कि कैसे यहाँ से ब्लड निकल कर जाता है, कैसे कैसे प्योरीफाई हुआ, वापस से कैसे आया, और कैसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपका एक चैप्टर आता है हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है, सॉरी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, प्रजनन तंत्र इसको कहते हैं। किसी भी बच्चे का जो निर्माण होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। कैसे किसी बेबी का फॉर्मेशन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों इसी के अंदर आएगा। और कैसे कैसे हमारी जो पृथ्वी है इस पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो सारी चीज़ें किसके लिए, उसके लिए कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है आपका हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में मदद करते हैं, और वो डिफरेंट हार्मोन के नाम और उनका फंक्शन वो हमें रखना है सबसे लास्ट में याद। ठीक, उसके बाद जो बचा वो है आपकी डिफरेंट डिसीजेज, वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंगस से कौन सी है, प्रोटोजोआ से कौन सी है, और किसके क्या लक्षण होते हैं, और क्या हम उसको मतलब क्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर आपकी जेनेटिक डिसीज़ भी आ जाएगी कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपको जन्म से होती है, वो सारी डिसीज़ हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिलेबस समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ना है। बताओ शुरुआत कहाँ से करें, करेंगे तो जूलॉजी से ही। अगर प्लांट्स पढ़ाने बैठ गए ना सारे यहीं सोते मिलोगे मुझे, जहाँ से भी कर दो। विटामिन से करूँ, विटामिन याद है सारे सबको, कुछ कुछ याद है या कुछ भी याद नहीं है। चलो विटामिन से स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो उसकी फ़ोटो ले सकते हो। ये सिर्फ सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया है कि हमें आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हाँ किताबों में सब लिखा है, खोल के देखो तो। कर दूँ रफ इसको, चलो हेडिंग डाल लो विटामिन। और बताओ विटामिन के बारे में कभी जिंदगी में पूरे जन्म में आपने सुना हो कुछ?
विटामिन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। क्यों? ऐसा क्या है इनमें कि इसके बिना जी नहीं सकते? बिना विटामिन के जी नहीं पाओगे, काम नहीं करेगा। विटामिन से ही काम करता है, बस सिर्फ विटामिन से काम करता है। बस मैं पढ़ा दूंगी सारा, इधर देख लो। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं कि विटामिन होते क्या है, क्या आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं विटामिन? बाहर से लेते हो? किस फॉर्म में लेते हो? खाने के फॉर्म में। सनलाइट से भी कमी हो जाए तो दवाई भी खा लेते हो, कैप्सूल भी खाते हो। विटामिन डी के खा लिए, चलो नहीं धूप में बैठ पा रहे हैं, विटामिन सी की टैबलेट खाई भी है कोविड के टाइम पे काफ़ी। तो ये बात तो तय है कि बॉडी के अंदर आपके विटामिन बनते नहीं हैं, है ना। चलो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि विटामिन होते क्या है तो आप उनको आंसर दोगे, ये होते हैं कार्बोनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं। और कार्बोनिक कंपाउंड्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपका क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। बॉडी के अंदर तो बनते नहीं है, बाहर से इंटेक करते हो। बाहर से इंटेक करते हो तो एनर्जी मिलती होगी, एनर्जी मिलती है। क्या आपको विटामिन से एनर्जी मिलती है? कितने लोगों को लगता है? विटामिन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो फिर आपके दिमाग में आएगा मतलब हम पागल हैं, बाहर से भी इंटेक कर रहे हैं, एनर्जी भी नहीं मिलती, तो क्या करती है? और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी भी है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? जो आपकी इम्यूनिटी होती है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि वो क्षमता आप किसी भी बीमारी से कैसे लड़ते हो, उस बीमारी से कैसे टैकल करते हो। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उससे लड़ता तो है शरीर, तो उसी चीज़ को कितनी आपके अंदर वो पावर है लड़ने की, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। समझ में आ गई बात? आप विटामिन को बाहर से इंटेक करते हो, बॉडी के अंदर नहीं बनते, तो क्या एनर्जी मिलती है? आप बोलोगे नो एनर्जी, हमें विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना हुआ है एग्जाम के अंदर आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी डोंट गेट एनी एनर्जी, जिससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वह क्या है? ऑप्शन यहाँ पर 4 आ जाते हैं। एक आपका विटामिन आ जाएगा, एक आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा और आपका फैट आ जाएगा। चौथे नंबर पर फैट आ गया। वसा, प्रोटीन, कार्ब और विटामिन। ऐसे में देकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी डू नॉट गेट एनी एनर्जी, निम्नलिखित में से हमें किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, क्या आंसर दोगे? विटामिन। बाकी सबसे एनर्जी मिलती है, बट विटामिन से किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ एक चीज में मदद करती है, और वो मदद किस में करती है? इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन की डिस्कवरी की, विटामिन की खोज की। देखो, आज तक अगर हम बात करें तो आपका विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन की डिस्कवरीज हो चुकी है और इनके अलग अलग साइंटिस्ट हैं। और एग्जाम में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि कभी भी विटामिन ए का साइंटिस्ट, विटामिन सी का साइंटिस्ट का नाम पूछे। अगर पूछता है तो सिर्फ इतना पूछता है कि विटामिन शब्द की खोज कहाँ से हुई, किसने करी और कब करी, सिर्फ इतना पूछता है। आपको सिर्फ विटामिन के बारे में पता होना चाहिए कि इस वर्ड की डिस्कवरी कब की गई। उसके बाद तो ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, नाम आपको याद नहीं रखने। वैसे भी याद रखने का इतना सब कुछ है, समझ रहे हो ना। तो जितना यहाँ पर आपको समझना है वो ध्यान रखो। अच्छा, डिस्कवरी बताओगे किसने की थी? जिसने क्लास नहीं ली है वो ही बताना। 1912 के अंदर की गई थी। किसने की थी? कोई आइडिया नहीं है। चलो फिर यहाँ पर देखो, ये एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, आपको देखकर दुखी है। जैसे ही आप बाहर निकले आपको पकड़कर बैठ गया, बोला भैया एक काम करो, कुछ खिला पिला दो, चाय पिला दो और कुछ नहीं तो बिस्किट ही खिला दो, भूख लगी है बहुत तेज। क्या करोगे? खिला दोगे? आपके पास ही ना हो तो, आप खुद भूखे घूम रहे हो तो
क्या बोलोगे कि भाई अगर मेरे पास कुछ होता, मैं खुद बेरोजगार हूँ, तुझे कहाँ से खिलाऊं, यही बोलोगे ना। फिर वो बोलेगा नहीं भैया कुछ तो खिला के जाओ, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। फिर आप भी उसके साइड में बैठ गए, बोले एक काम करता हूँ, मैं आज क्लास से विटामिन खा के आया हूँ, ओवरडोज हो गया है, तेरे ऊपर उनको निकालता हूँ। उसको बैठकर आपने सारे विटामिन दे दिए। सिर्फ सोचने वाली बात है, एक बच्चा था उदास सा बैठा हुआ था, आपने क्या किया, उसको विटामिन पिला दिए। अब विटामिन पीने के बाद या खाने के बाद उसके अंदर एक अलग ही स्वभाव हुआ, उसका एक अलग ही रूप निकल कर आया। खुश तो बेचारा हो गया कि चलो कुछ तो दिया, बट दो बड़े बड़े पंख निकल आए विटामिन पीते ही। क्या निकल कर आए, दो बड़े बड़े पंख निकल कर आए। और इन पंख को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो फंक से। पंख और फंक लगभग मिलता जुलता लग रहा होगा ना, पंख है फंक है। तो जो आपके विटामिन शब्द की डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी सी फंक के द्वारा, और इनका नाम था पूरा काश्मीर फंक। समझ में आई मेरी बात? और ये सारी चीज़ आपको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अपने आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली याद आएगा। जब भी विटामिन आएगा तो तुरंत याद आएगा वो बच्चा था, उसको विटामिन दिए थे, तो दो बड़े बड़े से क्या निकल कर आए थे, पंख निकल कर आए थे। और पंख यानी कि फंक, और डिस्कवरी किसने कर दी, सी फंक। सी फंक यानी कि काश्मीर फंक। समझ में आई इतनी बात? इसको नोट कर लो जितना लिखा है अभी। हो गया नोट? तो यहाँ तक हमने विटामिन के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी है। पहली तो ये विटामिन होते क्या है। विटामिन होते हैं कार्बोनिक कंपाउंड्स। विटामिन से एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती। अच्छा, तो विटामिन हम बाहर से क्यों इनटेक करते हैं? इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। विटामिन शब्द की डिस्कवरी किसने करी थी? सी फंक ने करी थी 1912 के अंदर। ये 4 बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊँ मैं? चलो, अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं बात करती हूँ कि आपके सामने विटामिन के क्या कुछ टाइप्स भी होते हैं, प्रकार हो, डिवाइड कर रखा हो, क्लासिफाई कर रखा हो, विटामिन्स को कर रखा है। विटामिन को हमने 2 क्लास में क्लासिफाई कर रखा है। एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील, यानी कि ऐसे जो आपके किस में घुल जाए, फैट में सोल्यूबल होते हो। और दूसरे होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील, यानी कि ऐसे विटामिन जो आपके जल में घुल सकते हो, पानी में घुल सकते हो, वाटर में घुल सकते हो। ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बेस पर विटामिन को 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन तो आपकी ये 6 ही है मेन। तो बी को छोड़ दे अगर, बी की अलग कैटेगरी भी आ जाती है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अगर बी को छोड़ दो बाकी तो मेन रूप से ये 6 ही है ना। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इन 6 में से आपको क्या पता है वाटर सोल्यूबल कौन से है और फैट सोल्यूबल कौन से है? कोई आइडिया हो? तुक्का मार लो, थोड़ा बहुत लगता हो तो। सी और के किसके अंदर? वाटर सोल्यूबल में। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये तो बेकार की बातें हैं। यहाँ पर देखो, ये मैंने क्या बनाया है, एक प्यारा सा बीकर, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया, क्योंकि वाटर सोल्यूबल की बात करें तो जाहिर सी बात है क्या भरेंगे? पानी भरेंगे। वाटर भर दिया। कीड़ा समझते हो आप लोग? कीड़ा छोटे छोटे होते हैं, इंसेक्ट्स। एक कीड़ा उठाया और इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक, ये कीड़ा कैसा था? बिल्कुल आप लोगों की तरह बेशरम। यहाँ बैठा लो, घर पे बैठा लो, कहीं भी बैठा लो, सोने से मतलब है, आलस से मतलब है, हम तो सोएंगे। नीचे जा रहा था, जैसे आप लोग पीछे की सीट पकड़ते हो, नीचे जाके आराम से फैल के सोने लग रहा था। पानी इसको कुछ बिगाड़ पाएगा? पानी ने कहा भाई एक काम कर, जिस काम के लिए आया है वो कर ले, घूम ले, थोड़ा सा घुल जा मेरे में। ये नहीं घुलेगा। पानी के पास इतनी पावर होती भी नहीं है कि इसको ज़बरदस्ती घुलवा ले कि मेरे अंदर डिजोल्व हो, नहीं तो मेरे पास ताकत है।
होती है वाटर के पास एनर्जी, ज़्यादा पावरफुल तो होता नहीं है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है बेचारा। तो ये जो कीड़ा था, जैसे ही मैंने पानी के अंदर डाला, बेशर्मों की तरह नीचे गया और फैल करके सो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वैसे ही मैंने एक बीकर इधर भी बना दिया और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, कोई भी फैट भर दिया, कोई भी वसा इसके अंदर भर दिया। सेम यहाँ पर किया, एक कीड़ा उठाया, उसको यहाँ पर डाला, कीड़ा वही बेशर्मी दिखा रहा था, नीचे जाकर सोने की कोशिश कर रहा था, बट फैट के पास तो एनर्जी होती है। जैसे ही ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, फैट बोलेगा भाई जिस काम के लिए आया है या तो वो काम कर, ना तो मेरे में से निकल जा। ये कीड़ा बोलेगा अरे सोने दे, सोने आया हूँ। जैसे ही नीचे सोने बैठेगा, फैट का एक मॉलिक्यूल ने इसको लात मारी, ये कीड़ा बेचारा यहाँ जाकर पड़ा, फिर से एक लात पड़ी, ये यहाँ जाकर पड़ा, फिर से लात पड़ी, यहाँ जाकर पड़ा, फिर से लात पड़ी, यहाँ जाकर पड़ा। तो फैट इसको सोने नहीं दे रहा है। फैट के पास क्योंकि पावर है, एनर्जी है, तो वो इसको इतनी पावर रखता है, इसको अपने अंदर क्या कर ले, डिजोल्व कर ले, घोल ले। तो कुल मिलाकर के यहाँ से मैं कहना चाहूँ तो इतना कह सकती हूँ कि जो कीड़ा है वो फैट में तो सोल्यूबल है, बट वाटर में सोल्यूबल नहीं है। जो कीड़ा है वो सिर्फ वसा में घुलता है, पानी में नहीं घुलता। कह सकती हूँ ये बात, या कोई दिक्कत है इस चीज़ में? नहीं है। तो जो कीड़ा है इसका मतलब होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सोल्यूबल है, और जो विटामिन आपके बच गए, विटामिन बी और विटामिन सी, ये होते हैं जो आपके वाटर में सोल्यूबल है। क्लियर हो गई बात? तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से है। कीड़ा है फैट सोल्यूबल, बचे हुए वाटर सोल्यूबल। समझ में आ गई बात? यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके से बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा ऐसा कौन सा है जो वाटर में सोल्यूबल है, ऐसा कौन सा है जो फैट में सोल्यूबल है। इसी टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चाहो तो नोट कर लो। चाह रहे हो? हो गया? सारी बातें यहाँ तक की समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर आपका विटामिन का जो इंट्रोडक्शन था वो तो कंप्लीट हो गया। 5 बातों में विटामिन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना है। विटामिन होते क्या है? कार्बोनिक कंपाउंड्स। विटामिन से एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती। बाहर से इनटेक करते हो, अंदर बनते हैं? बाहर से। तो हमें विटामिन किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाने में। विटामिन की डिस्कवरी सी फंक के द्वारा। और विटामिन के टाइप्स कितने होते हैं? 2, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन सा है? कीड़ा। और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, रफ कर दूं इतना? देखिए अब आपके विटामिन का मेन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, और मेन पार्ट के अंदर आपको 3 चीज़ें पढ़नी होगी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विटामिन से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। या तो उनके साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन बनेगा कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, या फिर उनके सोर्सेज से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा विटामिन किस में ज़्यादा पाया जाता है, या फिर उसकी डेफिशिएंसी डिसीज या कमी से होने वाले रोगों से क्वेश्चन बनेगा। इन 3 चीज़ को फोकस करेंगे। अब हम पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने लिख देती हूँ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। यही 6 विटामिन हैं जो मेन हैं। इन्हीं 6 विटामिन के आपको सोर्सेज और इन्हीं 6 विटामिन के आपको डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में पता करना है। जो बचे हुए विटामिन हैं, कौन से बचे हुए हैं? विटामिन बी की सब कैटेगरी। जो भी विटामिन बी की सब कैटेगरी है उसके आपको सिर्फ साइंटिफिक नेम याद करने हैं। उसमें आपको सोर्सेज अलग अलग के नहीं देखने, उसमें आपको डेफिशिएंसी डिसीज भी अलग अलग के नहीं देखनी, वही मिलती जुलती आएगी। मैं समझा दूंगी कैसे। ठीक है, पहले इन 6 को अच्छे से निपटा दो। तीनों चीज़ फिंगर्स पर होनी चाहिए, इनकी बिल्कुल याद हो जानी चाहिए क्लास के अंदर ही। अब पहले तो मेरे को आप ये बताओ, इनके हम लोग किसकी बात करेंगे? साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। अगर मैं वैज्ञानिक नाम की बात करती हूँ, साइंटिफिक नेम की बात करती हूँ, क्या ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कभी जिंदगी में याद ही ना किए हो? किए होंगे याद तो? भूल गए। पढ़े तो सबने हैं, वही है कि पढ़ते हैं पर थोड़े बहुत दिन याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं।
बट यहाँ पर ये बेनिफिट है कि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इस बार मिलेंगे ना ऑप्शन, तो मिलता जुलता भी कोई शब्द याद आ रहा होगा तो काम कर देगा। ठीक है, फिर मिलता जुलता ही कोई शब्द ढूंढते हैं, क्योंकि वैसे तो इनका साइंटिफिक नेम है तो थोड़ा सा टेक्निकल तो हो गई। या तो आप सीधा रट्टा मारो, 2 ही ऑप्शन है आपके पास में, या फिर जैसे समझा रही हूँ उस तरीके से इजी लगता है तो वैसे याद रख लो, चॉइस आपकी है। रथ देखा है सबने? रथ शादी में जिस पे दूल्हे को बैठाते हैं वही होता है ना, बस उसी को दिमाग में रखो और सोचो जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर वो रथ है। लग रहा है कुछ रथ जैसा? मैं लिख देती हूँ, चलो। ये क्या है? रथ है। टॉफी खाओगे आप लोग? टॉफी खाओगे? जिसके हाथ आए वो उठा लेना, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो एक रथ आपके सामने है और इस रथ पर एक टॉफी रखी हुई है जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है ये रथ, है ना। जब भी विटामिन के साइंटिफिक नेम की बात हो तुरंत ये इमेज दिमाग में बैठा लेना, एक रथ था और रथ के ऊपर क्या रखी हुई थी? टॉफी रखी हुई थी। और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा इस इमेज से। मैं उसी चीज को यहाँ पर लिख देती हूँ, रथ पर एक ही है ना टॉफी, रथ पर एक टॉफी। बट टॉफी तो मैंने अपनी मर्जी से ऊपर रखी है तो मैं पर को यहाँ पर काट दूंगी। क्या चीज बची? रथ एक टॉफी। उस इमेज को देखकर कोई भी बंदा यही अंदाजा लगाए ना, एक रथ है एक टॉफी है, रथ पर एक टॉफी, पर को कैंसिल कर दो, रथ एक टॉफी। क्या इतना नहीं याद रख सकते? रख सकते हो। अगर आपको रथ एक टॉफी याद हो गया तो सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे अपने आप। पहले तो यहाँ पर आओ, क्योंकि आप मजाक में ले जाओगे नहीं तो। मेरा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि टोकोफेरोल का नाम पता है आपको किसका होता है? सुना है कभी? ये विटामिन का ही नाम है, पहले तो मैं ये बता दूं। इन्हीं में से किसी एक विटामिन का है, कोई तुक्का मारोगे? ए का, सी का, ई का, के का? किसका नाम हो सकता है? सी का होगा, है ना। अंदाजा ही लगाया, हमें पता कुछ नहीं है। चलो इधर देखो, हम पहले इनका देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है, फिर वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रही हूँ, जब भी विटामिन के वैज्ञानिक नाम आए, जब भी विटामिन के साइंटिफिक नेम आए, तो सिर्फ एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, रथ और उसके ऊपर एक टॉफी। रथ एक टॉफी, यही तो आ रहा है दिमाग में। एक एक शब्द, एक एक अक्षर उठा के दे दो। ए का मान लो रे, बी का मान लो थे, सी का मान लो ए, डी का मान लो कै, ई का मान लो टो और के का मान लो फी। ठीक है, अब हमने एक एक शब्द उठा के यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब ये है, समझना ऐसे है, विटामिन ए का नाम कुछ भी हो, इतना जरूर है कि ये रे से शुरू होगा। विटामिन बी का नाम कुछ भी हो, इतना जरूर है कि ये थे से शुरू होगा। विटामिन सी का नाम कुछ भी हो, इतना जरूर है ए से शुरू होगा। अब आपके सामने वो क्वेश्चन है टोकोफेरोल, किसका है? ई का। तो मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो तुक्का मार लोगे? लग जाएगा। याद इसको बिल्कुल हैंड पे कर लो, ए बी सी डी ई और के, ए बी सी डी ई और के, रे थे ए के टो फी, रे थे ए के टो फी। आपसे पूछा विटामिन सी, ए बी सी, यहाँ पर रुकना है, रे थे ए। हमें नहीं पता क्या नाम है विटामिन का, बट इतना जरूर पता है कि शुरुआत ए से होगी, नाम नहीं पता। ऑप्शन में जो कोई भी आपको ए से शुरुआत मिले उसी को टिक कर देना, फिर आपका दिमाग चलेगा। अच्छा मैडम ऐसा नहीं हो सकता ए से 2 नाम हो? अगर वो आपको क्वेश्चन देगा तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ए से कुछ भी नाम वहाँ पर रख देगा, रखेगा तो चारों के चारों विटामिन के ही नाम। अगर आपको ऑप्शन कोई दिया जाएगा तो वहाँ पर विटामिन का ही नाम रखा जाएगा। अब विटामिन ऐसे कोई है नहीं जिसमें वर्ड रिपीट हो रहा हो, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ई का नाम बताओ, ए बी सी डी ई तक पहुँचेंगे, रेथ है ए के टो, कुछ भी है बट टो से है, ये तो समझ आ सकते हो, ये तो अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, मैं इनका नाम भी सामने लिख देती हूँ, वरना कहोगे मैडम से आता नहीं होगा इसलिए नहीं बताया। रेटिनोल, थे से बनता है थायमिन, ए से बनता है एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे बनता है? कैल्सीफेरोल, टो से बनता है टोकोफेरोल,
फी से बनता है फिलोक्विनोन। नाम सुने हैं इनके, कुछ मिलता जुलता कभी सुना हो जिंदगी में? सुने हैं, नोट कर लो। ये सारे नाम नोट कर लो और याद भी आई होप हो ही गए होंगे। हो गए? हो गए सारे नाम याद? रे, थे, ए, के, टो, फी। सिर्फ इतनी सी बात याद रखोगे तो विटामिन के सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। विटामिन ए होता है, देखकर बोलो, रेटिनोल। बी होता है थायमिन। सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। डी होता है कैल्सीफेरोल। ई होता है टोकोफेरोल और के होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, रफ कर दूँ इसे? चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर सोर्सेज की। जो भी हमारे विटामिन के मेन सोर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब सोर्सेज को कैसे पढ़ेंगे? अब ऐसा तो पॉसिबल देखो होगा नहीं, मैं कोई आपके सामने चीज़ लेकर आऊँ, मान लो मैं मैंगो ले आई, आम लेकर आ गई और बोले कि देखो ये आम है, इसके अंदर विटामिन ए इतना होता है, विटामिन बी इतना होता है, सी इतना, डी इतना, ऐसे बताना पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि दो चार का तो रट भी ले। परसों कोई भाई साहब ऐसा फ्रूट लेकर आ गए जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं कहाँ से बता दूंगी कि इसमें क्या कौन सा विटामिन कितना है? तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना होता है वो है इनका मेन सोर्स, मुख्य स्रोत, कि एक दो चीज़ ऐसी बता दो जिससे हमें मेनली ये चीज़ मिल जाती है। सोर्सेज को बताने से पहले आपके सामने मैं दो चीज़ लिख रही हूँ, एक है ग्रीन वेजिटेबल्स और एक है मिल्क। दोनों का नाम आपने सुना होगा। पसंद करते हो नफरत करते हो? पसंद करते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क, घर वाले इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, दूध पिया करो, हरी सब्जियां खाया करो। क्यों? कुछ खास होगा इनमें? क्या खास होगा? ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क के अंदर आपके लगभग सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है कि जो आपका मिल्क है इसके अंदर विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन ऐसा है जो नहीं पाया जाता? क्या आंसर आएगा? विटामिन सी। बाकी मिल्क हो और ग्रीन वेजिटेबल्स हो, इन सब के अंदर आपके लगभग सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। इसलिए फोकस किया करो कि ग्रीन वेजिटेबल्स खा लो एक टाइम तो कम से कम। ठीक है यहाँ तक? अब सोर्सेज की बात करते हैं। अच्छा, सोर्सेज में ट्रिक अगर बताएंगे तो बेफालतू का काम बढ़ाना होगा अपना, क्योंकि ट्रिक भी याद रखनी पड़ती है। ऐसे तो है नहीं कि ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाती है, वो भी याद रखनी पड़ती है, ये किसके लिए थी, वो किसके लिए है। तो यहाँ पर हम सोर्सेज वही बात करेंगे जो हमारे आसपास होती है, और जो हमारे आसपास है उनके लिए ट्रिक बनाने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अच्छा ए का बताओ, ए किससे सबसे ज़्यादा मिलता है? स्पिनच से, कैरेट से। जो आपका ए है इसका जो मेन सोर्स माना जाता है वो क्या है? कैरेट है। देखो होता क्या है कि आपकी आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे आई साइट वीक हो जाती है या आंखों में थोड़ा धुंधला दिखने लग जाता है, अच्छे से नहीं दिखता है, आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपका ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से होती है। तभी बोलते हैं अगर चश्मा लगा है तो क्या कर लो? गाजर खाया करो।
चुकंदर खाया करो, गाजर का जूस पिया करो। बोलते हैं ना विटामिन ए और विटामिन सी अगर आप अच्छी मात्रा में उस टाइम पर ले लेते हो तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। जैसे आंवला भी बोलते हैं खाने को, आंवला में तो सी पाया जाता है ना, और ए आपका गाजर में होता है, तो दोनों विटामिन आपकी आंखों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं विटामिन बी की, और विटामिन बी मुख्य रूप से किसके अंदर पाया जाता है? ब्राउन राइस। ब्राउन राइस का नाम सुना होगा आपने। जैसे कि आपकी वाइट राइस होते हैं, जैसे कि आपके सफ़ेद चावल है, ठीक वैसे ही आपके ब्राउन राइस होते हैं। बस इतना है कि वो अनपॉलिश होते हैं, बिना पॉलिश के होते हैं तो हेल्दी होते हैं, काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस। ठीक है, देखे भी होंगे शायद आपने, नॉर्मली होते हैं। वैसे ही ये आपके इसके अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन बी। बी से ही ब्राउन राइस, बी से ही विटामिन बी। ठीक है, बात करते हैं विटामिन सी की, और विटामिन सी किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी आपके खट्टे फल व सब्जियां होती है, जैसे कि खट्टे फल व सब्जियां, बता दो एक दो का नाम। लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, ये सारी की सारी चीज़ें जो खट्टी खट्टी चीज़ें होती है वो उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, अब डी का बताओ। चलो ये तो आप बता दो। सनलाइट और एग मशरूम से भी अच्छी मात्रा में डी मिल जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर आपको नोट करना बंद कर लो, पहले सुन लो। अगर हम बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, बोलते हैं हमेशा, कैसे मिलता है? सूर्य फेंक फेंक के मारता है, ले विटामिन डी भर ले अंदर। हाँ, जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। वैसे तो हमने अभी तक जो पढ़े हैं, क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में? विटामिन हम बाहर से लेते हैं, बट एक विटामिन होता है जो बॉडी के अंदर बनता है, विटामिन डी। बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट जब सनलाइट आपकी बॉडी के अंदर पड़ती है तो अंदर रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने से वो प्रोडक्शन होता है उसका। समझ में आ गई बात? जो उत्पादित होता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी, वो बॉडी के अंदर से ही होता है, बट जो सन की रेज से रेडिएशंस जो पड़ती है उससे जो हमारी बॉडी के अंदर हीट उत्पन्न होती है, उस हीट से वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और क्योंकि इसका मेन जो सोर्स है वो सनलाइट है, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सनशाइन विटामिन भी इसको कहते हैं। ध्यान रखना है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वो क्या होता है? सनलाइट होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ई की, और ई जो मिलता है आपको, ये मिलता है नट्स से। आपके ऐसे नट्स जिसमें थोड़े से अमाउंट में ऑयल निकलता है, जैसे मूंगफली होता है, मूंगफली देखी होगी आपने, पीनट्स, जिसमें आपका थोड़े से अमाउंट में तेल निकले, जैसे कि आपका आमंड होता है, जैसे कि आपका बादाम होता है, जैसे कि आपका पिस्ता होता है। ये जो सारी चीज़ें होती है ये किसके अंदर आती है? आपकी नट्स के अंदर आती है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका विटामिन के, और विटामिन के की अगर हम बात करते हैं, ये मिलता है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। किस में मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हरी पत्तेदार सब्जियों में ये पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जितने भी आपकी हरी पत्ते पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर मुख्य रूप से क्या मिलता है? विटामिन के। जैसे कि पालक है, सरसों है, मेथी है, बथुआ है, ये सब क्या है? घास फूस। जिसको घास फूस बोलते हो, यही घास फूस आपके क्या पाया जाता है? इसी में विटामिन के होता है। बोलते हैं ना पालक वगैरह खाया करो, अच्छा होता है, काफ़ी कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है। अब अच्छा क्या मिलता है? काफ़ी चीज़ में हेल्प करता है। अब यही देख लो, विटामिन मिलेगा, विटामिन के मिलेगा, तो भाई सीधी सी बात है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा ना मदद। तो ये आपके सारे के सारे सोर्सेज है। मेरे साथ एक बार इनको पढ़ो, उसके बाद नोट कर लेना। विटामिन ए का मेन सोर्स कैरेट, विटामिन बी का ब्राउन राइस, विटामिन सी का सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन डी का सनलाइट, विटामिन ई का नट्स, और विटामिन के का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इसको नोट डाउन कर लो।
बातें मत करो, लिख लो। हो गया नोट? साथ के साथ कर लिया? ये गलत बात है, देखो ऐसे नहीं चलेगा। पहले पढ़ा लिया देख लो, सुन लिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो। हो गया यहाँ तक? समझ भी आ गई दोनों चीज़ें, साइंटिफिक नेम और सोर्सेज दोनों क्लियर है? अब एक चीज़ बची है, वो है डेफिशिएंसी डिसीज। लिखो डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन। तीन चार विटामिन से होने वाली कमी जो बीमारियां होती है उनका तो आपको नाम पता ही होगा, तीन चार का तो ये बेशक ना पता होगी किसकी कमी से होता है। कुछ कुछ एक दो बीमारी आ रही है दिमाग में जो बोलना चाहते हो? आप रहने दो, बोलो। कुछ आ रही हो एक दो बीमारी दिमाग में, कुछ मिलती जुलती सी हैं? क्या बोलो फिर, आ रही है दिमाग में तो? अच्छा, स्कर्वी, रिकेट्स, मतलब याद तो सारी बीमारी है, लगभग एक दो ही बचे फिर तो। देखो एक ही, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं? इसको हिंदी के अंदर रतौंधी कहते हैं और इसको कई बार रात का अंधा भी बोल देते हैं। ये इंसान ऐसे होते हैं जिसको रात में तो दिखाई नहीं देता, दिन में फिर से दिखने लग जाता है ना? अच्छे आप में से तो किसी को नहीं है? बता देना। रात के टाइम जैसे जैसे सनलाइट जाती है वैसे वैसे आपको दिखना बंद, और जैसे जैसे सनलाइट आती है वैसे वैसे दिखना शुरू है? नो मैम। चलिए फिर अगली आती है आपकी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। नाम तो बहुत सुना होगा इनका, लगभग सबके दिमाग पे आई होगी एक बार तो, बेरी कुछ होती है, सुना तो होगा ना कहीं कहीं। क्या बीमारी होती है ये नहीं पता, पर होती बेरी विटामिन बी से ही है। चलो एग्जाम के लिए तो इतना ही बहुत है, बाकी थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे देती हूँ। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि बुखार क्या होता है, या मैं पूछूं सिर दर्द बताओ किसे कहते हैं, क्या बताओगे? समझाओगे मेरे को? सिर दर्द क्या होता है? सर में दर्द, वही कैसे समझाए मैडम? बीमारी है, यहाँ पर ये सर होता है, यहाँ दर्द होता रहता है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेट ही कर सकते हो। वैसे जितनी बीमारी होगी मैं भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा बता सकती हूँ, क्योंकि ना तो मैं ग्रसित हूँ उस बीमारी से, ना आप में से कोई है कि मैं आपको लाइव एग्जांपल देके दिखा दूँ कि देखो ऐसे होते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं। अच्छा आप ये बताओ, आप लोगों ने कुपोषण सुना है? माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब आपको पोषण ना मिले, जब किसी व्यक्ति को पोषण की कमी हो जाती है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो वो काफ़ी दुबला पतला हो जाता है, उसके अंदर का जो ढांचा है वो दिखने लग जाता है, वही होता है ना? तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कुपोषण का शिकार है। बट कोई आपका ऐसा दोस्त भी होगा जिसको खाने को तो अच्छा मिलता है, वो फिर भी कुपोषण का शिकार है। उसको कुपोषण का शिकार क्यों कहते हो? जब उसको खाने को मिलता है उसको कहा करो बेरी का शिकार है। क्यों? क्योंकि कुपोषण में तो आपको पोषण ही नहीं मिलता, बेरी के अंदर आपको पोषण तो दिया जाता है, बट वो अलग बात है कि वो शरीर में लगता नहीं है। जैसे बोलते हो ना कि इतना खाते हैं फिर भी शरीर में नहीं लगता। कोई इंसान है जो खाता प्रॉपरली है, पोषण उसको अच्छा मिलता है, बट कई बार उसका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा होता है कि वो पचा बड़ी जल्दी लेता है और उसके शरीर में लग नहीं पाता। उसके अंदर का जो ढांचा है वो भी दिखाई देने लग जाता है। आप उसको खड़ा करके गिन सकते हो कि देखो ये रही पसलियाँ, ये रही, दिखता है ना ये ढांचा सा, तो उसी को हम लोग बेरी कहते हैं। इसको मेल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से कभी भी कंपेयर मत करना। कुपोषण में तो पोषण ही नहीं मिलता बेचारे को, बट इनको पोषण मिलता है बट शरीर में लग नहीं पाता। ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? बेरी। और ये किससे ठीक हो सकती है? अगर वो हेल्दी चीज़ें खाए।
अगर वो ऊट पटांग चीज़ ना खा करके हेल्दी चीज़ें खाए, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, ये सारी चीज़ें खाएगा तो लगेगा भी और शरीर में जाएगा भी। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी वेरी। अब बात करते हैं विटामिन सी की, और विटामिन सी से क्या होती है? स्कर्वी। नाम सुना होगा इसका भी, क्या होता है पता नहीं है तो। गम्स का नाम सुना है? बहुत गम है, बहुत गम है जिंदगी में, है ना। मसूड़े होते हैं गम्स, जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, अगर वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग आने लग जाती है, तो इसका मतलब आप किससे ग्रसित हो चुके हो? स्कर्वी से। जैसे कि आपको कई बार पायरिया भी हो जाता है, जब दांत पीले पड़ जाते हैं तो तब भी तो मसूड़ों से खून आने लग जाता है, तो उस टाइम पर भी स्कर्वी हो जाती है या आपके मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जब मसूड़ों से खून आता है मेनली तभी हम समझते हैं कि हमें विटामिन सी की कमी हो गई है, या तो अब नींबू खाना शुरू करो या कुछ ऐसा खट्टी चीज़ें खाओ जिससे कि ये ठीक हो सके। और आजकल तो आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं है ना, टूथपेस्ट में ही सब कुछ आ गया है, नमक भी, नींबू भी, बस मिर्च डालनी बाकी रह गई, बाकी सब कुछ ही आ गया है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। याद रहेगा, जब आपके मसूड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, जब आपके गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। अगर मैं पूछूं ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों से खून आना, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की, और विटामिन डी ही वो विटामिन था ना जिसको सनशाइन विटामिन कहा था, याद होगा शायद। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या है? बताओ। अच्छा, आपने कोई छोटे छोटे बच्चे में ज़्यादा देखा होगा ये, जब आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कई बार उनके हाथ है, पैर है, वो ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं, जो वो वैसे वैसे मुड़ जाते हैं, उसी को हम लोग रिकेट्स कहते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर आपकी जो बोन डिफॉर्मिटी होती है, जो हड्डियां होती है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाती, वो मुड़ जाती है, और उसी बीमारी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिकेट्स बोल देते हैं। जैसे कि ज़्यादातर बच्चों के अंदर, मतलब 10 साल से कम जो बच्चे होते हैं उन्हीं के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, जो पैर हैं, नॉर्मल पैर ऐसे है, मैं ऐसे खड़ी हूँ तो पैर ऐसे है, हाथ देखो ऐसे है, बट अगर मेरे को रिकेट्स हो जाएगा तो जो मेरे घुटने हैं वो ऐसे मुड़ जाएंगे, यानी कि जो घुटने हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब ऐसे पैर होने की बजाय ऐसे पैर हो जाएंगे तो ये आकृति कैसे लग रही है आपको? कुछ कुछ धनुष जैसे लग रही होगी। अब ऐसे ना रह करके ऐसे अगर हो जाएंगे तो धनुष जैसे लग रही है ना। तो जो बो लाइक लेग होती है वो किस में हो जाती है? बो लाइक लेग जो है, धनुष के आकार की टांगे किस में हो जाती है? रिकेट्स में। और ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि धनुष के आकार की टांगे किस बीमारी में होती है? आंसर आएगा रिकेट्स। और रिकेट्स किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। क्लियर है? अब बात करते हैं विटामिन ई की, और विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? बांझपन। अगर मेल बॉडी के अंदर स्पर्म ना बने, फीमेल बॉडी के अंदर ओवम ना बने। अब ना बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनेंगे, प्रोडक्शन तो होगा। अगर फर्टाइल ना बने, यानी कि वो उपयोगी ना हो, काम में ना आए, जैसे आपके मेल के अंदर शुक्राणु होते हैं जो किसी बच्चे का निर्माण करने में हेल्प करते हैं, वैसे फीमेल के अंदर अंडाणु यानी कि ओवम होते हैं जो किसी बच्चे का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। जब ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसी से बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो जब आपके मेल बॉडी के अंदर स्पर्म फर्टाइल नहीं रहेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर आपके ओवम फर्टाइल नहीं रहेंगे, तो किसी बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो वो इस दुनिया में नहीं आ पाएगा, और बच्चे अगर दुनिया में नहीं आएंगे तो हमारी दुनिया कैसे चलेगी? फिर तो एक टाइम के बाद सब बूढ़े हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, वंश ही नहीं आगे बढ़ेगा, हमारी प्रजाति ही लुप्त हो जाएगी। तो उस प्रजाति को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी होता है, और उसके लिए विटामिन ई भी जरूरी होते हैं, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों ही फर्टाइल जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो उसके लिए हम क्या खा सकते हैं? बच्चों को वो डाबर का वो तेल लगाते हैं, उसमें बादाम होता है, तो बादाम ई में हो गया नट्स के लिए, बट उसको हम इनफर्टिलिटी के लिए उसे घुटनों पे नहीं लगाते, वो आपकी बोन्स को भी मजबूत करता है।
जो आपकी प्री स्टेज के अंदर बोन्स होती है वो ज़्यादा मजबूत तो होती नहीं है। अच्छा, जो ये नट होते हैं, मतलब जो कलाकार होते हैं, ये अपनी हड्डियों को ऐसे ऐसे मोड़ लेते हैं। इनको आदत तो बचपन से ही होती है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी बचपन से ही आती है इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बोन्स ज़्यादा मजबूत होती नहीं है। जैसे उनका ढालना चाहते हो उस तरीके से ढल जाती है। वैसे ही बच्चों के अंदर है, उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए सरसों के तेल की, बादाम के तेल की, इन सब की मालिश की जाती है, ताकि उसकी स्किन भी सही रहे, स्किन में भी मतलब विटामिन मिलता रहे, और साथ ही साथ आपको उसमें हड्डियाँ भी मजबूत रहे। तो ई यहाँ पर मैंने मेन सोर्स में इनफर्टिलिटी लिखा है, बाकी मतलब मेन डिसीज़ जो हो जाती है वो इनफर्टिलिटी है, बाकी और भी चीज़ें तो प्रदान करती ही है ना ई से। जरूरी नहीं है कि ई जो है वो सिर्फ और सिर्फ आमंड से मिले, और चीज़ों से भी मिलता है, बट यहाँ पर जो मेन चीज़ें होती है ना उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट बचता है विटामिन के, और इसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम्स। ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम्स होता है रक्त का थक्का ना जमना। अब रक्त का थक्का क्या होता है? अच्छा, अगर आपके हाथ में से कहीं पर कुछ लग जाता है तो ब्लड तो आता होगा, सबके ही आता होगा। तो एक बार ऐसा भी होता है कि ब्लड आते आते रुक जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी भर निकलते ही रहेगा, एक जगह कट लग जाए तो निकलता है ना। अब अगर ब्लड निकल रहा है तो एक टाइम के बाद रुक जाता है। कब रुकता है? हाँ, जब यहाँ से ब्लड निकल रहा है, निकलते निकलते यहाँ पर एक पानी पानी से स्ट्रक्चर आती है, एक पानी पानी सा आ जाता है ना, फ्लूइड आ जाता है, उसके बाद फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। पानी के जैसा कुछ आ जाता है, फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। जब वो पानी के जैसा कुछ आ गया, समझ लो ब्लड की क्लोटिंग हो गई। ब्लड की क्लोटिंग करता कौन है? प्लेटलेट्स करते हैं। जो आपके ब्लड के अंदर, सुना है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है, तो जो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स होती है उसका मेन काम होता है ब्लड को क्लोट करना, और वही हमारे यहाँ पर जो ब्लड होता है उसको क्लोट कर देता है। बट अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लेट्स की कमी हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, या फिर विटामिन के की कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन के प्लेटलेट्स की मदद करता है क्लोटिंग करवाने में। ये उसकी हेल्प करता है कि भाई मैं तुम्हारा सहायक हूँ, हेल्पर हूँ, आप मेरे को भी थोड़ा सा ले लो। आप अपनी बॉडी में अगर मेरे को रखोगे तो मैं हेल्प ही कर दूंगा ब्लड क्लोट करवाने में। अगर ब्लड क्लोट अच्छे से हो जाएगा तो ब्लड ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर मेरी कमी आपके अंदर हो गई, यानी कि विटामिन के की कमी हो गई, तो फिर ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम आएगी। अगर कट लग जाएगा तो ब्लड निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। कब तक? जब तक अंदर से खाली ना हो जाए, और जब तक आप ऊपर ना पहुंच जाओ तब तक निकलता रहेगा। जब सारा खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाओगे, यही होगा ना। या ब्लड खत्म होने के बाद भी जी जाओगे? नहीं जी पाओगे। तो वही है कि विटामिन के भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करता है। दोबारा से देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी है? नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसी बीमारी जिसमें रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन बी की कमी से बेरी, ऐसी बीमारी जिसमें खाते पीते तो ठीक है बट फिर भी हमारे शरीर में लगता नहीं है, काफ़ी दुबले पतले हम लोग हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें हमारे मसूड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, वीक हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और रिकेट्स के अंदर हमारी जो बोन डिफॉर्मिटी होती है वो हो जाती है, बोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती है। और बच्चों के अंदर तो यहाँ तक भी होता है कि उनकी जो टांगे हैं वो धनुष के आकार की हो जाती है, काफ़ी मुड़ जाती है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी, बांझपन हो जाता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम जाता है और ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। और उसको मुझे फर्स्ट एड देना पड़ा, तो उसके लिए अगर जैसे उसको यहाँ पे कट लग गया, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो उसका ब्लड, उसका फ्लो नीचे चला जाएगा, तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है, या फिर भी तब तक मैं इसको हॉस्पिटल रश करवा सकूँ? ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसको यहाँ पर कट लगा है, इसको फ्लो जैसे ऐसे आ रहा था आर्टरीज से, आप उसको ऐसे रोक दो, क्योंकि हार्ट से फ्लो होता है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे कर दोगे तो फ्लो एक मतलब कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, और उस पर तुरंत के तुरंत आप पट्टी लगा दो जिससे कि निकल ना पाए, तो आप हॉस्पिटल तक जाने तक रुक सकते हैं। और उसको मतलब वो पट्टी से तो वो हो जाएगा ना? हाँ, ब्लड निकल जाएगा, तो उसको कोशिश करो दबा के रखो ताकि निकल ना पाए। इतना ही कर सकते हैं, रोक नहीं सकते उसको। वैसे तो अगर इसके लिए तो लोगों के जैसे वो कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, वो लोग बैंड बांधते हैं अपने लिए ऊपर कि ताकि दूसरा बंदा रिकॉग्नाइज कर सके कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। अब ब्लड क्लॉट हुआ किसी को, जैसे कोई वॉर का सिनेरियो है, अब वहाँ पे किसी को मैं देख रहा हूँ, मैं
ब्लड उसका निकल रहा है बट मैं उसको उतनी प्रायोरिटाइज नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उसको ये वाली प्रॉब्लम है। अगर उसको हाथ में या ऐसा कुछ वो पहन कर रखेगा तो मैं मेरे लिए एक इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, मैं उसको फिर अलग तरीके से ट्रीट करूँ। कई बार तो खुद को ही नहीं पता होता ना कि हमें ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो हर बंदा तो मार खाता रहता है, मतलब वो मार खाता रहता है, मतलब चोट तो सभी को लगती है। हाँ वो चीज़ है, बट ज़्यादातर जो ये होती है ना ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, ये हम बोल देते हैं कि डेफिशिएंसी से हो जाती है, बट ये ज़्यादातर अपने ये मतलब जो जेनेटिक होती है ना वो ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, हीमोफीलिया के नाम से इसको जानते हैं, हीमोफीलिया। इसके अंदर होता है कि आपका ब्लड ऐसे मतलब जेनेटिक्स होता है, मम्मी पापा के अंदर से हमारे अंदर जो आता है। बट के की कमी से भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, उतना मेजर नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई? आपको समझ आ गया विटामिन के साइंटिफिक नेम, समझ आ गया विटामिन के सोर्सेज, और समझ आ गया विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी डिसीज़। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बची है तो सिर्फ एक बात, और वो है जो भी आपके विटामिन्स है, विटामिन बी देखा होगा, मतलब यहीं पे देखा होगा लिखा हुआ, विटामिन बी के अंदर मैंने कई सारी सब कैटेगरी लिखवाई थी, B1, B2, B3, B5, B6। अब हमें यही करना है, उनके सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? नेम, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नाम याद रखने हैं। चलो फिर हेडिंग डाल लो, विटामिन बी साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके जो सोर्सेज हैं वो हेल्दी चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, जिससे हमें हेल्थ अच्छी रहे, वैसी चीज़ें जो हमारे शरीर में लगे वैसी चीज़ें आ जाएगी। और बीमारी की बात करेंगे तो हमारे शरीर में न लगने वाली, जैसे कि हम दुबले पतले हो जाएंगे, हेल्थ सही नहीं रहेगी, खून की कमी हो जाएगी, ऐसी ऐसी बीमारी आपकी किस में आ जाएगी? विटामिन बी की सब कैटेगरी में। बट मेन रूप से आपको जो पूछा जाता है एग्जाम में वो बी ही पूछा जाता है, B1, B2, B3, इनकी डेफिशिएंसी डिसीज और इनके सोर्सेज बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अभी तक तो मेरे को कहीं दिखे नहीं है। वही है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा है ना कि हेल्दी चीज़ें विटामिन बी है और हमारे शरीर में ना लगने वाली चीज़ें, किसी चीज़ की कमी हो जाए छोटी मोटी, वो हमारी किस में आ जाएगी? विटामिन बी के डेफिशिएंसी डिसीज में। हमें यहाँ पर जो मेन ध्यान रखना है वो क्या है? उनके साइंटिफिक नेम। कौन कौन सा विटामिन था? B1 था, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, यही थे ना? कभी पढ़े हैं इनके नाम? ABCDE और K, वो याद है? वो याद है? वो भी भूल गए? याद है। चलो अब इधर देखो, अगर हम इनकी बात करें तो ये उतने आसान नहीं हैं जितने ABCDE और K थे। वो तो बड़े सिंपल से थे, रैत है, एक है टॉफी, उतना आसान तो नहीं है। या इसमें भी आपकी चॉइस है, चाहो तो डायरेक्ट रट्टा मारो, चाहो तो जैसे समझा रही हूँ वैसे समझ के याद रख लो, चॉइस आपकी ही है हमेशा। दो दोस्त दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आपको, एक थोड़ा हेल्दी है, एक थोड़ा पतला है, दिख रहे हैं ना दो दोस्त? जो मोटे हो वो आप हो, क्योंकि आप आज बायो पढ़ रहे हो तो आपका नाम क्या रख देते हैं? बायो रख देते हैं। जो आपका दोस्त है वो है राई, क्योंकि वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा सा पहाड़ बना देता है, राई का पहाड़, सुना होगा बचपन में। ठीक, दो दोस्त है, एक का नाम राई है, एक का नाम बायो है। आप कौन हो? बायो। आपका जिगरी दोस्त राई। राई के पास में एक प्यारी सी पेंट है, आप उससे वो पेंट एक दिन के लिए लेना चाहते हो। आप बोलते हो भाई एक दिन के लिए पेंट दे, पहन के जाऊंगा, मेरे को ज़रूरत है, आके तेरी वापस कर दूंगा। बायो बोलता है, सॉरी राई बोलता है, पेंट तो राई की है ना, राई बोलता है कि भाई मैं तुझे पेंट दे तो देता, बट तू तो हेल्दी है, मेरे से आएगी कैसे? फिर आप बोलते हो मैं कैसे भी पहनूं, उससे तेरे को क्या, तेरे देनी है तो बता, नहीं देनी तो बता। तो वहाँ पर आकर के आप उसको करोगे इमोशनल कि भाई के लिए इतना नहीं कर सकता, एक पैंट ही तो मांगी थी, आज ये नौबत आ गई कि एक पैंट भी नहीं दे पाएगा, करोगे ना? फिर वो तंग आकर बोलेगा ले भाई तो पहन ले, आए या ना आए तो ले ले, पर इमोशनल हो जाते हैं दोस्ती में। चलो, तो ये पैंट पहन ली बायो ने, बट उसको ये आ नहीं रही थी, उसने जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती फंसाई। कैसे फंसाई? ज़बरदस्ती फंसा कर पहने मतलब। तो यहाँ से आपको क्या दिमाग में आ रहा है? दो दोस्त है, राई और बायो। पैंट किसकी है? पहननी किसने? बायो ने। चार बात क्लियर हो गई। दो दोस्त है, राई और बायो। पैंट किसकी है? पहननी किसने? बायो ने। बस इसी चीज को मैं एक दोहे के अनुसार लिखती हूँ यहाँ पर। गाने भी तो याद करते हो, कर लेना ऐसे। किसकी पैंट थी?
कैसी थी? ब्यूटीफुल थी ना। ब्यूटीफुल को ही हमने निको कह दिया। थी राई की निको पेंट। पाई किसने? बायो ने। कैसी पाई थी? फंसा कर पाई थी। थी राई की निको पेंट, पाई बायो ने फांस कर। थी राई की निको पेंट, पाई बायो ने फांस कर। याद रख लोगे? रख लोगे। 2 बार 3 बार बोलोगे ना, अपने आप याद होगा। क्लास से बाहर निकलते ही किसी को भी पकड़ना, सुन। थी राई की निको पेंट, पाई बायो ने फांस कर, और कहते ही भाग जाना, नहीं तो पिटोगे वहीं। थी राई की निको पेंट, पाई बायो ने फांस कर। थी राई की निको पेंट, पाई बायो ने फांस कर। थी राई की निको पेंट, पाई बायो ने फांस कर। याद हो गया? नहीं हुआ तो 2-3 बार बोलोगे, हो जाएगा। जितने भी कनेक्टिंग वर्ड है सारे हटा दो। की, ने, कर, सारे जोड़ने वाले शब्द है, कोई मतलब नहीं बैठता। की, ने, कर, सबको हटा दिया। थी राई निको पेंट, पाई बायो फांस है। फांस बच गया ना सिर्फ सीधा। अब मैं कहती हूँ एक एक शब्द उठा दो। थी, B1, राई, B2, निको, B3, पेंट, B5, पाई, B6, बायो, B7। अब 2 बच गए, 9 और 12, आधा आधा कर दो। B9 और B12। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर मैं B1 लिखूंगी तो आप बोलोगे कुछ भी हो, हमें नहीं पता, बट इतना पता है थे से शुरू होगा। अगर मैं बोलूँ B2 तो आप बोलोगे हमें नहीं पता, बस इतना है राई से शुरू होगा। B3 किससे होगा? निको से होगा। B5 किससे शुरू होगा? पेंट से। B6 पाई से। B7 बायो से। B9 फा, और B12 स। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताओ फोलिक एसिड किसका नाम है, बताओगे? B9 का। अगर मैं पूछती हूँ निकोटिनेमाइड किसका है? पायरिडॉक्सिन B6 का। तो नाम आपको बेशक ना पता हो विटामिन के, बट आप अंदाजे लगाने में तो सही ही लगाओगे। लगाओगे ना सही? ऑप्शन देखकर तो पक्का लगा के आ जाओगे। बस वही है, इसको मेरे साथ साथ नोट करो, मैं नाम लिख देती हूँ। सिर के ऊपर से तो कुछ नहीं गया ना? राइबोफ्लेविन। हिंदी के अंदर भी लिखूं उनको या चल जाएगा? इंग्लिश में चल जाएगा। हो गया नो? कर रहे हो?
हो गया। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जितने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं सब आपके सामने है। इसमें से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट एक धातु का नाम है, मेटल का नाम है, ये कोबाल्ट कहाँ पर किस विटामिन में पाया जाता होगा? B12 में। साफ साफ दिखाई दे रहा है, COBAL, लास्ट में T लगा दो। तो कोबाल्ट जो धातु है वो किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में मिलता है या साइनोकोबालेमीन में मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है तो लगा दोगे ना B12। ठीक है, यहाँ पर आपका जो विटामिन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप चाहो तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाकर देख सकते हो, ना बने तो पूछ सकते हो। ठीक है, दोबारा से जो मैंने पढ़ाया है एक बार में सारा 2 मिनट में कंप्लीट रिवाइज करा रही हूँ। आपने भी सब कुछ पढ़ लिया है तो मेरे साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना, ताकि घर जाकर के आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। सीधी सी बात है। सबसे पहले हमने पढ़ा विटामिन क्या है। हमने बोला कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन से एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती। विटामिन क्या हम बॉडी के बाहर से लेते हैं कि बॉडी के अंदर बनते हैं? बाहर से लेने पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करें, कोई ऐसा विटामिन है जो बॉडी के अंदर ही बनता हो? कौन सा? डी। उसके बाद हमने देखा विटामिन शब्द की डिस्कवरी सी फंक ने, काश्मीर फंक के द्वारा की गई थी। उसके बाद हमने देखा सोल्यूबिलिटी के बेस पर विटामिन होते हैं 2 टाइप्स के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? कीड़ा, KEDA, और बचे हुए विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा विटामिन के साइंटिफिक नेम, और जैसे ही विटामिन के साइंटिफिक नेम आया A, B, C, D, E और K, रथ है, एक है, टो और फी। रथ पर एक टॉफी रखी हुई थी, रथ एक टॉफी, ये हमारे सारे के सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम याद करवाता है। उसके बाद हमने सोर्सेज देखे। गाजर में मेन सोर्स क्या है? विटामिन ए। ब्राउन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन बी सबसे ज़्यादा मिलता है। खट्टे फलों में? खट्टी सब्जियों में? सी। नट्स में? विटामिन ई। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में? विटामिन के। सनलाइट, एग, मशरूम? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमने डेफिशिएंसी डिसीज पढ़ी। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? ए से। रिकेट्स? डी। स्कर्वी? विटामिन सी की कमी से। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स? विटामिन के की कमी से। इनफर्टिलिटी? विटामिन ई की कमी से। और बेरी विटामिन बी की कमी से। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद हमने देखा कि जो भी हमारे विटामिन बी की सब कैटेगरी है उसको याद कैसे करें। इतने भारी नाम कभी सुने ही नहीं हमने, तो कैसे याद रखोगे? थीराइनिकोपेंट पाइबायोफास है। थीराइनिकोपेंट पाइबायोफास है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटिनेमाइड, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। यहाँ पर आपका कोबाल्ट होता है जो विटामिन B12 में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सब कंप्लीट याद हो गया? अब बताओ कुछ पूछना है तो। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। साक्षी धामा। साक्षी धामा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्लास से हमें क्या करना है, जो विटामिन के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपको तो PDF डलवा दूंगी या प्रिंट आउट निकलवा के आपको दे दूंगी, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप के बने हैं और किस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर करना है। वैसे जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वैसे मैंने प्रिपेयर करा दिया, बट फिर भी एक बार अपनी नज़रों से आप देख लोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही कुछ बनते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने शरीर के ऊपर आएंगे, हम समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं बस वही जाननी है, उनका फंक्शन, नाम और काम। आज के टाइम पर 2 ही चीज़ रह गई है, आपका नाम क्या है और हमें आपसे काम क्या है। तो वैसे ही हमें बायो से करना है। किसी भी ऑर्गन के बारे में देखना है कि कितने कैसे कैसे पार्ट्स हैं, कैसे कैसे दिखता है, किस पार्ट का क्या नाम है और उस पार्ट का क्या काम है।